उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बट सबसे मेन बात यह, जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो बहुत अच्छा एग्जामिनर पूछता है। पहले रटी रटाई चीजों को बच्चा पढ़कर चला जाता था, बात बन जाती थी। अब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दिमाग लगता है क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, फिर उसका आंसर देने में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। सीटेट में आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। इस बात को हमारा एनईपी 2020 भी कहता है कि रोट लर्निंग से बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, कि रटने को मना करना है और समझाने पर ज्यादा जोर देना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चीजें रटनी नहीं है, आपको समझनी है। और जो चीजें मैं आपको कराता हूं वो आपकी समझ पर आधारित ही आपको कराता हूं। इसके अंदर आपने देख रहे हो पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछ लेंगे, ग्रोथ किस प्रकार से हर स्टेज के अंदर बढ़ती रहती है। डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेंगे, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लेंगे। डेवलपमेंट की आपकी स्टेजेज, विकास की अवस्थाएं पूछ लेते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। डेवलपमेंट के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं वो पूछ लेते हैं। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, जब से आपकी एक दो डिबेट भी पूछी जाती है, जो आपकी विकास की जो आपकी डिबेट होती है। ठीक है, पहले हेरिडिटी एनवायरमेंट पूछी जाती है, बहुत सारी डिबेट थी आपकी, उसमें से कुछ का समाधान हो गया, कुछ का समाधान अभी तक नहीं हुआ। जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का समाधान हो गया है। कुछ बच्चों को शायद अभी कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यार सर क्या क्या बातें बताए जा रहे हैं। बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको पहले पढ़ना क्या है। एक बार अगर आपने ये समझ लिया कि भाई हमको ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी है, ये चीज एग्जाम में आती है, अब यहां से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी तब आपको समझ में यह आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे हेरिडिटी एनवायरनमेंट आ जाता है, जैसे ऑनलाइन पेपर हुआ था तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की आपकी डिबेट है, वो भी आपके एग्जाम में आ जाती है। तो मतलब डेवलपमेंट से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की। देखिए मेरे सामने यहाँ पर पेपर 1 है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं चाहे पेपर 2 की बात करूं, ये तीनों मनोवैज्ञानिक आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पेपर 1 के अंदर ले वाइगोत्स्की से संबंधित 4 क्वेश्चन आए। कोलबर्ग और आपके जो जीन पियाजे थे इनसे संबंधित 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, यानी 6 क्वेश्चन आपको इन 3 मनोवैज्ञानिक से देखने को मिल गए। सीटेट की सबसे बड़ी खास बात यह है, ये तीनों आपके मनोवैज्ञानिक हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। हालांकि क्या होता था, पेपर सेकंड के अंदर थोड़ा सा लेवल बड़ा रखते थे, दोनों के बीच में डिफरेंस आता था। ठीक है, और दोनों के बीच में जो मतभेद है उस बात को यहां पर पूछा जाता था। बट अब पेपर 1 के अंदर भी पूछा जाता है। जैसे इस बार पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग है, तो इनका जो सिद्धांत है उसको क्रिटिसाइज जो करा था कैरोल गिलिगन ने करा था, वो सिर्फ पेपर सेकंड में पूछा जा रहा था। बट इस बार के एग्जाम के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपकी कैरोल गिलिगन आई। तो यानी चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों का लेवल आपका बिल्कुल बराबर हो गया और सेम आपको यही चीजें पढ़नी है। ये 3 मनोवैज्ञानिक, इनके साथ में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कर लेना, जो ऑलरेडी मैं आपको कराऊंगा ही। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आपको करने की जरूरत होती है। लर्निंग से संबंधित आपकी बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी होती है, आपके सीडीपी के अंदर भी आ जाती है। और जो आपके बाकी के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपका ईवीएस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ या लैंग्वेज भी हुआ, वहां पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं अगला चैप्टर आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है। इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, आईक्यू के बारे में पूछा जाता है। और आईक्यू की जो क्रिटिसाइज यानी कि इसकी आलोचना की गई, वो क्यों की गई। पेपर जब आपका ऑनलाइन हुआ था तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन यही सेम रिपीट हो गया कि इसकी आलोचना क्यों की गई। पता नहीं एग्जाम सेट करने वालों को क्या मतलब भूत चढ़ा है कि क्वेश्चन को पूछता चला गया। ठीक है, इसके अंदर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हार्वर्ड गार्डनर की। हार्वर्ड गार्डनर जिस प्रकार से आपके जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की होते हैं, उसी प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यहां पर दी थी। ठीक है, अगर बात करें अगले चैप्टर की, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब थॉट यानी चिंतन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। चिंतन के अंदर आपका देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत पूछी जा रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके ऊपर आपका एनईपी 2020 भी ज्यादा से ज्यादा जिसको बढ़ाने की बात करता है। जेंडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपके सामने क्वेश्चन आता है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन, एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, यानी आपके एग्जाम में 1 नंबर नहीं, कम से कम 2 से 3 नंबर का जरूर देखने को मिलता है, असेसमेंट और आपका इवोल्यूशन वाला। ठीक है, या असेसमेंट के आपके टूल्स आ जाते हैं, लाइक आपका चेकलिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, रूब्रिक्स हो गया, या आपके कुछ आपके टूल्स आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। समझ में अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा, बेफिक्र रहना, बस आप लोग देखें कि आपको पढ़ना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकेगा तो इसको इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की पीडीएफ में यहाँ पर डलवाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यूनिट सेकंड की बात करते हैं, जो आपकी 5 नंबर के आते हैं, जिसके अंदर होते हैं आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि आपकी समावेशी शिक्षा होती है।
और उसके अलावा आपके CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की यहाँ पर बात होती है, जिसमें आपके अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे आपके डिसेबल बच्चे हो, चाहे आपके प्रतिभाशाली बच्चे हो, या उनका समावेशन आपको किस प्रकार से करना होता है उसकी बात यहाँ पर कही होती है। अब देखें आपका जो ऑफिशियल सिलेबस था, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर आपका NEP 2020 नहीं दिया हुआ, जबकि NEP 2020 से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपका RPWD एक्ट 2016 नहीं दिया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 नहीं दिया, जिसके अंदर आपकी किस प्रकार की दिव्यांगता बताइए और बच्चे का समावेशन कैसा आपको उनका क्लास में करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको छोड़ देना, जो मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया हुआ है उसको देखना है, इन चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं आपके NEP 2020 की बात करता हूं, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ये आपके मैथमेटिक्स के अंदर पूछा गया था। कहा गया क्वेश्चन, ये रहा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को जब यहां पर पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न सब्जेक्ट में ओलंपियाड और जो आपके कंपटीशन यानी प्रतियोगिताएं होंगी वो क्या होगी, सरल होगी, मजबूत होगी, या फिर हतोत्साहित होगी, या फिर आपकी कम होगी। अब देखिए जो आपकी ओलंपियाड जो आपकी प्रतियोगिता होती है, जैसे आपने ओलंपिक खेल देखे ना, तो ओलंपिक खेल के अंदर अलग अलग देशों के जो आपके एथलीट होते हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उस प्रकार से जो आपकी ओलंपियाड गेम होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर उनके बीच में इंटरेस्ट होता है, कॉम्पिटिशन रहता है, यार हमको जीतना है, उस स्कूल से जीतना है, उस पर्टिकुलर कंट्री से जीतना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन की यहाँ पर भावना होती है, इंटरेस्ट बच्चों के बीच में जगता है, सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर होती है और प्राइज भी यहाँ पर दिया जाता है, स्कॉलरशिप यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। तो इसको क्या किया जा रहा है, मजबूत यहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरे बेसिकली इसको अभी डिटेल में समझाने का मन नहीं है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको NEP 2020 भी करनी होती है, जो कि आपके सिलेबस में कहीं गिवन नहीं है और ये आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो कहा था भाई हमारा सिलेबस कहाँ पर थे, यूनिट 2 के ऊपर हम लोग यहाँ थे, फर्स्ट हमारी हो गई और यूनिट 2 के ऊपर थे। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। NCF 2005 पर ये आपकी आधारित रहती है पेडागोजी। अगर आपने NCF 2005 अच्छे तरीके से पढ़ लिया या फिर आपने NEP 2020 को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपकी पेडागोजी की टेंशन खत्म हो जाती है। देखिए सिंपल से मैं आपको शुरू से एक ही बात कहता हूं, पेडागोजी ना तो आप किसी किताब से पढ़ सकते हो ना रट सकते हो। पेडागोजी आपको एक टीचर समझाता है और जो बात वो आपको समझा रहा है उसी चीज का इंप्लीमेंटेशन करके आपको अपनी समझ विकसित करनी है। तो सब आप लोगों को मेरे ऊपर छोड़ देना वो सारा काम, ठीक है। जैसे CDP 30 नंबर की आती है तो 30 से ज्यादा के भी टॉपिक मैं आपको कराता हूँ, चाहे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो आपको कराऊंगा मैं आपको, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। जो अपने यहाँ पे टीचर है क्या मैं उनके थोड़े पैसे वैसे यहाँ पर काट लूँ, क्योंकि अपने सब्जेक्ट से ज्यादा मुझको यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट की। अगर आप लोग एग्री करते हो तो बता दो, उनकी मैं थोड़ी सैलरी काट लूंगा ताकि कह तो सके कि बच्चों ने काटी थी, ठीक है। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स पे। NCF 2005 आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। NCF 2005 से संबंधित मैथमेटिक्स में जरूर क्वेश्चन आता है और इस पर आधारित आपकी जो पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूनिट 2 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली आपका जो सेक्शन आता है वो आपका लर्निंग और पेडागोजी का ही आ जाता है, जिसमें मैंने कहा आपके 2 बड़े महत्वपूर्ण आपके सेक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ बता दो भाई, क्लियर बता दो, ठीक है। देखिए अभी इसकी बात कर लेते हैं, जो आपके सामने 10 नंबर का आएगा इसके अंदर आपका टीचिंग एंड लर्निंग आ जाएगा। लर्निंग बेसिकली अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सीटेट के अंदर आपका लर्निंग वो नहीं आता कि लर्निंग की थ्योरी जा रही है, जैसे आपका मान लीजिए थोंडाइक आगे, पेवलो आगे, आगे स्किनर आगे, ये सब थ्योरी वगैरह इस एग्जाम में नहीं आती। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले क्या कारक क्या होते हैं, लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे लर्निंग के अंदर सिंक्रोनस लर्निंग पूछी जा रही है, इस वाले पेपर के अंदर आपकी सिंक्रोनस लर्निंग पूछी गई EVS के अंदर। इससे पहले ऑनलाइन पेपर हुआ था, एक शिफ्ट के अंदर आपकी सिंक्रोनस लर्निंग आई थी। अब देखिए मेरा क्या होता है, जैसे जितने भी पेपर होते हैं तो मैं पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करता हूं। तो जो भी मुझे कुछ नया क्वेश्चन दिखता है, जैसे इससे पहले जो पेपर ऑफलाइन हुआ, उससे पहले जो पेपर ऑनलाइन हुए थे, या दोनों बार ऑनलाइन हुए, तो जो भी नया क्वेश्चन आता है ना मैं उसको लिख लेता हूँ। तो मैं अपने आप को मतलब पूरा अपडेट रखता हूँ, ताकि अगर एक भी क्वेश्चन नया आया ना तो पता रहे वो कहाँ से आया और एग्जामिनर क्या पूछ पूछ सकता है। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसलिए जो आप लोग ये CDP देखते हो तो मेरी नजरों से शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो बचता होगा या कोई टॉपिक होगा, क्योंकि मैं पहले पूरा अपना होमवर्क करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि कोई नई चीज तो एग्जाम में नहीं आई। बट इस बार कुछ एग्जाम में नहीं आई, चाहे आपका पेपर हो फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो। हाँ, लैंग्वेज का जो पूछने का तरीका था वो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, जो बच्चे ने समझ कर करा वो यहाँ पर पेपर को पूरे 30 में से 30 ले जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट में भी ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिवेशन एंड लर्निंग आएगा, कोग्निशन एंड आपका इमोशन आएगा, संज्ञान और समझ आएंगे। तो ये आपका लर्निंग एंड पेडागोजी का सेक्शन हो गया। ये आपका वो सेक्शन हो गया CDP का जो मैंने आपको बताया और जिसको मिलाकर आपके ये आपके लगभग 50 नंबर के आसपास का सेक्शन यहाँ पर बनता है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर करा।
तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो आपका सीडीपी का सेक्शन है, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आपको बाकी के सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। और उसके बाद जब आप लोग मेन एग्जाम में जाते हो, जॉब लेने वाले एग्जाम में जाते हो, वहां पर भी आपका ये बेस बना 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 देता है आपका। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। और इस बार आपके सीटेट का जो एग्जाम रहेगा, इसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसे डिफिकल्ट